अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी हैप्पी वेंसडे टू यू ऑल। तो आज जो है वो जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम बात करने वाले हैं मॉक इंटरव्यू के हवाले से। इंटरव्यू डे पे किसी भी एम्बेसी के अंदर कैसा माहौल होता है, आप जाते हैं और आपका जो है वो किस किस्म के क्वेश्चंस किए जाते हैं, आपको किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। किसी भी इंटरव्यू की तरह आपकी तैयारी अगर अच्छी होगी तो आगे आपको भी आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। और एक चीज़ और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं, लेकिन मैं इस आपकी कन्वीनियंस के लिए इसमें चैप्टर्स ऐड करने वाली हूँ ताकि आपको अगर ज़्यादा लंबी लगे तो आप पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसको देख सकें। सो लेट्स स्टार्ट। करेंगे उन पॉइंट्स के बारे में जो आपको लाजमी याद रखने हैं अपने इंटरव्यू से पहले। और वो जो चीज़ें हैं वो ये है कि सबसे पहले आप ज़ाहिर है किसी दूसरे शहर से ज़्यादातर केसेस में ट्रैवल करके जाते हैं उस शहर जहाँ पे यूएस एम्बेसी होती है, कॉन्सुलेट होता है, जहाँ पे भी आपका इंटरव्यू होता है। फॉर इंस्टेंस मैं कराची से लाहौर और कराची से इस्लामाबाद ऑल द वे ट्रैवल करके गई थी अपने इंटरव्यू के लिए। ये याद रखना चाहिए कि आपकी दूसरे शहर में जो भी रेजिडेंस हो, होटल हो, गेस्ट हाउस हो, वो आपकी एम्बेसी से करीब हो ताकि आपको जब पहुंचना हो वहाँ पे इंटरव्यू के लिए तो किसी भी किस्म का फासला या ट्रैफिक या इस किस्म के इश्यूज आपके रास्ते की मुश्किल नहीं बने। आपका इंटरव्यू अगर 9:45 है तो 7 o'clock आई वुड रिकमेंड आपको एम्बेसी के अंदर होना चाहिए ताकि ये ना हो कि आप लेट हो जाएं, ट्रैफिक ज़्यादा था, ये रीजंस आपके काम नहीं आते वहाँ पे और आपका फिर इंटरव्यू रीस्केड्यूल करना पड़ता है और फिर वो और मतलब आप प्रॉब्लम में पड़ते हैं। तो बी देयर ऑन टाइम, ये ज़रूर याद रखें। अपनी जो रेजिडेंस हो उसको एम्बेसी से करीब रखें। अलावा एक चीज़ है और वो ये है कि वहाँ पे इस्लामाबाद एम्बेसी का अगर मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊँ तो शटल सर्विस चलती है जो कि जिसका एड्रेस मैं आपको देख के बता सकती हूँ 1 मिनट में। डिप्लोमेटिक इनक्लेव 3rd एवेन्यू, कायदे आजम यूनिवर्सिटी रोड, इस्लामाबाद। यहाँ पे जो है वो आपको शटल मिलती है जो कि जाती है आपको एक्चुअल एम्बेसी तक लेके जाती है। तो इसका पूरा उन्होंने एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे वो आपका पासपोर्ट भी चेक करते हैं, उस पर मैं आती हूँ। लेकिन ये शटल जो है ये एवरी फ्यू मिनट्स चलती है, थोड़े 15 मिनट के फासले से या ऐसे चलती है, वो लेके जाती है और फिर वापस आती है। तो अब अगर आप वहाँ पे टाइम पे मौजूद होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी पहली वाली शटल मिस होगी, क्योंकि काफ़ी लोगों का रश होता है वहाँ पे, तो वो बारी बारी करके भेज रहे होते हैं आपके इंटरव्यू टाइमिंग को देखते हुए और एक वक्त में कई लोगों के इंटरव्यू हो रहे होते हैं। इसलिए आप जो है वो टाइम पे पहुंचेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। शटल की फ़ीस जो है वो चेंज होती रहती है, 1000 रुपीज़ मेरे ख्याल से दो तरफ का होता है, लेकिन वो आप यूएस ट्रैवल की जो वेबसाइट है USAIS की, उस पर भी चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। भी याद रखना ज़रूरी है कि एम्बेसी के अंदर भी और एम्बेसी से पहले भी जब आप शटल के एरिया में भी होते हैं आपके कई स्टेजेस पे सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होती है। आप नहीं अलाउड है कि आप कैमरा, सेलफोन या फिर जैसे परफ्यूम की बोतल होती है शीशे की, वो मेटल की कोई चीज़, इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी चीज़ लेके जाएं एम्बेसी के अंदर तो वो पहले ही आपको रोक देते हैं। अगर उन्होंने आपकी कोई परफ्यूम की बोतल फॉर इंस्टेंस जाने भी दी तो वो आपको एम्बेसी की जो सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी आगे जाके उसमें रोक देंगे। तो टाइम, और फिर वो आपसे कहते हैं कि इनको डिपॉजिट करा दीजिए यहीं पे, और डिपॉजिट के लिए उनके पास लॉकर्स वगैरह रखे हुए होते हैं, लेकिन वो आपका बिला वजह में टाइम ज़ाया करते हैं। तो इसलिए इस किस्म की कोई भी चीज़ नहीं लेके जाइए ताकि आपका भी टाइम से वो और दूसरों का भी जो आपसे पहले लाइन में या क्यू में लगे हुए होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक, सेलफोन, मेटल की चीज़, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आपको वो अंदर नहीं लेके जानी होती। ये भी बताती चलूँ कि मेरा जो है वो मैं शादी का एल्बम लेके गई थी और उसका मेटल का केस था, जो आजकल फैंसी वाले केसेस होते हैं, तो उन्होंने वो मेरा मेटल का केस भी अंदर नहीं जाने दिया था और कहा था कि इसको भी आप डिपॉजिट कराएं क्योंकि ये नहीं अलाउड है। स्टेज में हम बात करते हैं कि एक्चुअली 1 by 1 आपको किस स्टेज से गुजरना होता है और कौन से कहाँ जाना होता है, किस रूम में जाना होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो है वो आप अगर, ये मैं आपको पर्टिकुलरली इस्लामाबाद एम्बेसी की ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस्लामाबाद एम्बेसी का ही है, तो मुझे पता है कि उसके अंदर तो यही सिनेरियो होता है। तो उसमें होता ये है कि आप जो है वो सबसे पहले शटल के एरिया में आ गए, जो जिसके भी साथ आए उन्होंने आपको ड्रॉप किया वहाँ पे, आप उनके साथ ही आपने अपना जो है वो शटल का टिकट लिया और आपको वो एक रिसीट दे देंगे जो आपको शटल तक लेके जानी होगी। उसके बाद वो आपको अंदर ले आएंगे। अंदर एक बड़ा सा हॉल सा बना हुआ होगा जिसमें डिफरेंट सेवरल काउंटर्स भी होंगे। अच्छा, वहाँ पे जाके जो है वो आपको कुछ नहीं करना, वो आपको एक रूम में भेज देंगे। जो भी आपके साथ आए होंगे अब उनको अलग अलग जगह बैठने का एरिया है, कैफेटेरिया, वो वहाँ बैठ सकते हैं, कोई भी आपके साथ नहीं जा सकता। साथ जाने वालों में सिर्फ ये होता है कि अगर आपका इंटरप्रेटर है जो कि आप जैसे इंग्लिश या उर्दू दोनों में ही बात नहीं
कर सकते और आप अपने साथ कोई इंटरप्रेटर लेकर आए हैं और आपने पहले से उसका अपॉइंटमेंट लिया हुआ है तो वो आपके साथ जा सकता है, या अगर आपकी कोई स्पेशल नीड्स हैं, आपको किसी तरह की डिसेबिलिटी है तो उसमें अगर आपको कोई असिस्ट कर रहा है तो वो जा सकता है, लेकिन उसकी परमिशन का एक प्रोसेस पहले आपको करना होता है। इसके अलावा कोई भी आपके साथ अम्मी अबू बहन भाई नहीं जा सकते। तो जब उसके बाद वो आपको एक रूम के अंदर बिठा देंगे बड़े से, और उसमें भी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के लिए जैसे एयरपोर्ट पे बड़े बड़े लगे हुए होते हैं कि आप उसके अंदर जाते हैं, वो आपकी पूरी पॉकेट चेक करती हैं, हर चीज़ चेक करती हैं। वहाँ पे जो है वो आपके इंटरव्यू के टाइम के मुताबिक आपको दे देंगी। जब शटल आएगी बाहर तो आपको कॉल आउट करेंगी, आपका जो नंबर होगा और उससे आपको वो खुद ही बुलाएंगी कि आपको जाना है, अब आपकी बारी आ गई है। सो अलर्ट रहें अपने टाइम के हवाले से। ऐसा तो नहीं है कि आपकी शटल नहीं आ रही है और आपका टाइम इंटरव्यू का होने वाला है, क्योंकि जिस जगह पे आप हैं यहाँ पे शटल के एरिया में, यहाँ से एम्बेसी का जो फासला है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट का है। तो इतना आप ज़रा सा अटेंटिव होके बैठे, माइंड में रखें कि उसको जाना है। शटल के एरिया में खड़े हुए होते हैं तो वहीं पे वो जब आप बेसिकली एंटर करेंगे तो वो आपसे सबसे पहले मांगेंगे, मुझसे जो मांगा था DS 260 मांगा था, इंटरव्यू लेटर मांगा था और मेरा पासपोर्ट मांगा था, और उसे देखा था और अंदाज़ा लगाना चाह रहे थे कि आज आपका इंटरव्यू है, आपके पास DS 260 आपका हुआ हुआ है और आपका पासपोर्ट भी आप साथ में लेकर आए हैं। तो उसके बाद उन्होंने फिर मुझे अंदर, जो मैंने हॉल का एरिया आगे बताऊंगी, उसके तरफ मुझे जाने का इशारा कर दिया। के हवाले से जो है वो लोग पूछते हैं वो यही है कि जब आप जो फर्स्ट क्लियरेंस होती है, फर्स्ट सिक्योरिटी चेक होती है, वो एक ही आदमी यूजुअली खड़ा होता है या खातून, और वो ऐसी रफली से चेक करती हैं, आपसे आपका इंटरव्यू लेटर देख लेती हैं, पासपोर्ट देख लेती हैं। उसके बाद वो आपको अंदर एक बड़े से हॉल नुमा जगह होती है, वहाँ पे भेजती हैं। वहाँ पे डिफरेंट काउंटर्स बने हुए होते हैं, वहाँ से आपको जो है वो पेमेंट करनी होती है यूजुअली शटल की, और जो है मेरे टाइम पे करनी थी, अब अगर चेंज हो गया हो, लेकिन 2019 में करनी थी वहीं पे। वहाँ पे आपने जो है वो अपने सबमिट कराए पैसे, वो आपको एक पास दे देंगे जो शटल का पास होगा। इसको आपको अपने पास संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप शटल में जाएंगे तो वो आपसे वो मांगेंगे, तो उसको ख्याल रखिएगा। अच्छा, जब आपको पास मिल जाएगा तो उसके बाद वो आपको एक रूम में भेज देंगे। इस स्टेप से पहले ही कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास कोई भी सेल फोन हो, या जैसे मैंने बताई जो चीज़ें अलाउड नहीं है वो हो, इवन स्मार्ट वॉच हो, तो उसको जो है वो आप पहले से, जो भी आपके साथ आए हो, मेरे साथ मेरे फादर थे, उनको दे दीजिए, क्योंकि आप अगर उन्हें नहीं देंगे तो जो नेक्स्ट रूम में, जो बेसिकली शटल तक जाने का एक रूम है, उस रूम में जब सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी तो वो आपको वहाँ से वापस शुरू वाले काउंटर पे भेजेंगी और कहेंगी कि जाके वहाँ डिपॉजिट कराइए। तो बिला वजह में आप पैनिक होंगे, आपका टाइम ज़ाया होगा। तो इस स्टेप से पहले ही जो भी आपके साथ आया है उसको अपना फ़ोन, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक, परफ्यूम, ऐसी कोई भी चीज़ हो वो दे दीजिए, वो आगे ला के चलें। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपने साथ अपनी CNIC की कॉपी ज़रूर रखिएगा, ओरिजिनल CNIC भी रखिएगा और CNIC की कॉपी भी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वो इनमें से किसी स्टेज पे वो भी आपसे मांग सकते हैं। तो CNIC की कॉपी और ओरिजिनल CNIC दोनों चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। शटल आ गई, आपने शटल में वो रिसीट दिखा दी, जो भी आपका था टिकट था उसको दिखा दिया, आप उसके अंदर बैठ गए। अच्छा, जब आप उसके अंदर बैठ गए तो अब वो आपको वहाँ से 20 मिनट्स दूर लेके जाएगी। आपके पास आपकी सिर्फ फ़ाइल होती है, सेलफोन नहीं होता है फ़ाइल में, और एल्बम होती है, वो चीज़ें होती हैं। अच्छा, उस बस में आपके साथ सब वही लोग होंगे जिनके इंटरव्यू होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में इंटरव्यू होते हैं। अच्छा, अब आपने 15-20 मिनट का सफ़र किया और उसके बाद आप पहुँच गए एक्चुअल एम्बेसी, जो कि अगर मैं आपको इस्लामाबाद एम्बेसी का बता रही हूँ तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आगे विंडो होगी दूर को, लेकिन बड़ी बड़ी सी क्यूज़ होंगी, कतारें होंगी जिनके अंदर लोग खड़े हुए होंगे ऑलरेडी। आप भी उसमें लग जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी मौजूद होते हैं जो गाइड कर रहे होते हैं कि आप इस लाइन में आ जाइए, क्योंकि उसमें डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज़ की उन्होंने लाइन लगाई हुई होती है। तो इमिग्रेशन वीज़ा, जो CR1 वीज़ा है, वो आपका देख लेंगे और आपको उस लाइन में खड़ा कर देंगे। बस आपको वेट करना है और उसके बाद जब आपकी बारी आएगी तो आप उस मेन विंडो, ये जो क्यूज़ होती हैं एक साथ लगी हुई, लंबी लंबी क्यूज़ लगी होती हैं और आपको मेन विंडो तक जाना होता है। जब आपकी बारी आती है आप उस मेन विंडो तक जाते हैं तो वो मुझसे जो है उन्होंने वो इंटरव्यू लेटर मांग लिया था मेरा, और DS 260 फॉर्म मांग लिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं, मैंने पढ़ा है, कि सिर्फ इंटरव्यू लेटर ही वहाँ पे विंडो पे देखते हैं और वो आपको फिर एक टैग दे देते हैं, आपके उस पर एक टैग लगा देते हैं, आई गेस उस पर एक नंबर होता है शायद, और उसके बाद वो आपको एक्चुअल कॉन्सुलेट का जो अंदर का एरिया होता है एम्बेसी का, उसके अंदर आपको भेज देते हैं। जब आप उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं, फिर से सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। तो उसी
ये वाला वो स्टेज था जहाँ पे उन्होंने मुझसे कहा था कि जो आप एल्बम लाई हैं, इसका जो केस है इसमें मेटल है, तो इसको फ़ौरन से आप अलग कर दीजिए। और उन्होंने अपने पास रख लिया था। उन्होंने पूछा था कि USB तो नहीं है आपके पास, तो USB अगर है तो वो भी हटा देंगे हम। तो इस स्टेज से गुजर के, सिक्योरिटी क्लियरेंस से गुजर के, फिर आप एक लिफ्ट लेते हैं। लिफ्ट के अंदर एक गाइड करने वाला इंसान मौजूद होता है जो कि आपको ऊपर फ्लोर तक लेके चले जाता है। आपको खुद से नहीं करना, वो आपको ले जाएगा। और उसके बाद जो है वो आप ऊपर जब जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सा हॉल होता है जिसमें आप देखते हैं, पहले तो बहुत लंबा चक्कर वॉक करते हैं, आप वॉक करते हुए आते हैं, देखते हैं। और उधर वहाँ पे एक हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं और सामने एक एक करके विंडोज़ बनी होती हैं बराबर 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 में। तो हर विंडो का जो है वो काम होता है मल्टीपल विंडोज़ पे वो सबको नंबर बाय नंबर रोल कॉल की तरह बुलाएंगे, एक एक करके बुलाएंगे। ऊपर जो है वो स्क्रीन चल रही होती है जिस पे नंबर आ रहा होता है कि आप कौन सा कैंडिडेट जाएगा। सामने बड़े से हॉल में जो है वो डिफरेंट लोग बैठे होते हैं और विंडो पे जाते हैं एक एक करके। तो जब पहली जो विंडो होती है जिसमें मुझे बुलाया था, तो उन्होंने वहाँ पे मुझसे मेरा नाम पूछा और उन्होंने मुझसे सिविल डॉक्यूमेंट्स मांगे। वो सिविल डॉक्यूमेंट्स क्या थे? वो जो है 3 मैरिज डॉक्यूमेंट थे, क्योंकि मेरा मैरिज वीज़ा था, CR1 वीज़ा था। तो उन्होंने मुझसे मेरा तीनों मैरिज के उर्दू निकाहनामा, इंग्लिश ट्रांसलेशन और जो नादरा का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होता है मैरिज का, वो मांगे। मेरी 2 पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटोग्राफ्स होती हैं वो मांगी। मेरा पासपोर्ट एक्चुअल मांगा और मेरा बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जो ओरिजिनल होता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे पहली विंडो पे मांगी और नाम पूछा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि यू कैन गो बैक टू योर सीट, और उसके बाद मुझे दोबारा कॉल करें। सेकेंड विंडो जो होती है इसके बाद वाली, जब उस पर आपको बुलाते हैं तो वहाँ पे फिर वो आपके बायोमेट्रिक्स लेते हैं, यानी वो आपके वहाँ पे थंब प्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स, ये सारी चीज़ें लेते हैं। आपके सामने से पिक्चर लेते हैं, आपने जो पिक्चर दी है उससे आपको मैच करते हैं। तो इस विंडो पे आपके बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं। विंडोज़ पे काम कर लिया और अपने बायोमेट्रिक्स भी दे दिए, डॉक्यूमेंट भी सबमिट करा दिए जो उन्होंने इनिशियली मांगे। तो इसके बाद अब आपको ये सोचना है वो चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है इंटरव्यू देने से पहले। और ये चीज़ मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल इंटरव्यू देने से एक लम्हा पहले इनको रियलाइज़ करें, इन्हें घर से ही माइंड में रख के जाए कि हमें इन बातों का ख्याल रखना है। तो देखते हैं वो कौन सी बात। नोट्स टू रिमेंबर राइट बिफोर द इंटरव्यू वो ये हैं कि मैंने लिखे रखे हुए, तो मैं सिर्फ पढ़ के बता रही हूँ आपको कि आपको सबसे पहले ये नियत रखनी है कि ये सोच के जाना है और इस बात को सोच के रिलैक्स हो जाना है कि ये जो ऑफिसर सामने बैठा हुआ है इसके पास इतने सारे केसेस हैं और सिर्फ आपकी एम्बेसी के नहीं है, दुनिया भर की एम्बेसी हैं। तो इसकी पहली नियत तो ये है कि ये आपको वीज़ा दे बगैर किसी वजह के, क्योंकि मतलब बगैर कोई बड़ा रीज़न हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई फ्रॉड हो, ये सब अगर नहीं हो तो उसकी भी जेन्युइनली यही कोशिश होती है कि इंसान का जो है वो जो एप्लीकेंट है उसका वीज़ा प्रोसेस हो जाए और वो बिला वजह की प्रॉब्लम में ना पड़े, क्योंकि उनका भी काम बढ़ता है। तो इसको याद रखें और थोड़ा रिलैक्स हो कि अगर आपकी जेन्युइन मैरिज है, अगर आपका जेन्युइन केस है, अगर आप एक्चुअली जो भी आपका मकसद है उसके लिए आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, आप इस तरह के मैरिज वीज़ा पे जा रहे हैं, CR1 वीज़ा पे जा रहे हैं, तो अगर ये सब केस जेन्युइन है तो ये इत्मीनान रखें कि वो ऑफिसर जो है वो बिला वजह में आपको कोई डराने धमकाने या आपको कोई आपके लिए कोई परेशान कुछ सवाल लाने, वो सिर्फ आपको चेक करना चाहता है, वो आपकी देखना चाहता है कि कितनी ऑथेंटिक डिटेल्स आप उसको दे रहे हैं। उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पिछले तमाम जो आपने भेजे हैं NVC स्टेज पे, USCI स्टेज पे, एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, उसके बाद अब सब कुछ है स्क्रीन पे। ऑल ही वांट्स टू सी इज़ दैट जो कुछ आपने इन्फॉर्मेशन दी थी क्या वो करेक्ट है और आप एक जेन्युइन पर्सन हैं और आप सही बात उसे बता रहे हैं, उसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो इसलिए आप रिलैक्स रहें। एक चीज़ याद रखिएगा कि डिपेंडिंग ऑन योर आंसर द ऑफिसर विल बी क्रिएटिंग फॉलो अप क्वेश्चन। तो आपके जो भी जवाबात होंगे ना उसी से वो उस अगला सवाल निकालता है आपके बात करने के अंदाज से, आपकी चीज़ से। इसकी मैं एक आपको एग्जाम्पल दूँ, वो ये है कि अगर वो आपसे पूछे कि आप अपने स्पाउस से लास्ट टाइम कब मिले थे और आपने बोला कि नहीं मैं 1 साल से नहीं मिला, तो वो उससे पूछेगा कि आप 1 साल से अपने स्पाउस से क्यों नहीं मिले या 2 साल से नहीं मिले, तो वो पूछेगा कि क्यों नहीं मिले। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए घर से ही, जब आप अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ जब इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ना, तो इन बातों का ख्याल रखें कि आपके पास ये रीज़न हो कि जब अगर नहीं मिले हैं तो क्यों नहीं मिले हैं। उसी वक्त खड़े होकर कोई जवाब क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि वो अजीब सा लगेगा कि आप उसी वक्त सोच के बोल रहे हैं कि अच्छा हम इसलिए
इसलिए नहीं मिले, हमने सोचा ही नहीं इस बारे में। तो अगर आपको पता है, और मैं आगे आपको अभी इसी वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस बता दूंगी जो आप लिस्ट देख लिएगा मेरी, और मैं बोलती भी जाऊंगी और लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो आप उन सारे क्वेश्चंस को, मुझे नहीं पता कि वही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उनमें से कुछ क्वेश्चन है जो मेरे आए थे, उनमें से कुछ क्वेश्चन है जो दूसरे लोगों के आए थे, उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट किए थे। तो मैंने उन सबको कोशिश करके कंपाइल कर दिया आप लोग के लिए। तो कोशिश कीजिएगा कि उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपके माइंड में ना प्रिपेयर्ड हो। ऐसा नहीं हो कि आप उस वक्त अनप्रिपेयर्ड खड़े हो। अब आ जाते हैं एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चंस के पार्ट पे। तो उसके लिए मैंने सोचा एक चीज़ करते हैं, शायद वो आपको और हेल्प करे। मेरा इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में ही हुआ था, मैंने इंग्लिश में ही दिया था। तो मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों मिलके हम एक मॉक इंटरव्यू करते हैं, और जो सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे उनके मैं आपको आंसर देके बताती हूँ कि मैंने कैसे आंसर दिए थे, और उन्होंने मुझसे कैसे क्वेश्चंस पूछे थे, किस तरह पूछे थे, कैसे बात की थी। तो वो पार्ट मेरे हस्बैंड आपको करके दिखाएंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। और ये मॉक इंटरव्यू होगा तो मैं इसमें सबके फ़र्ज़ी नाम और सारी चीज़ें डाल दूँगी, लेकिन आप आइडिया ले सकते हैं। मैं फिर भी अगेन ये कहूँगी कि ये सारे जो इंटरव्यू क्वेश्चन है और जो सारी जो डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं वो वही हैं जो मैंने अपने इंटरव्यू में एक्सपीरियंस की थी, या मैंने देखा कि ऑनलाइन लोगों ने पोस्ट की थी कि उनके एक्सपीरियंस में ऐसी चीज़ें हुई थी। हर केस डिफरेंट होता है, हर एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। तो आपका जो है वो ये कोई भी लीगल एडवाइस नहीं है कि ये बस ऐसे ही होता है और इसी तरह सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे। तो हम ये इंटरव्यू क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, अगर आपको इससे हेल्प हो सके। और फिर आगे मैं आपके साथ 1 बाय 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की लिस्ट भी शेयर कर दूँगी कि ये भी आप इनकी भी चाहें तो प्रैक्टिस कर लें दोनों मिलके। आप चाहे वीडियो कॉल पर प्रैक्टिस कर लें किसी भी तरह। तो आपको हर जवाब रटा हुआ नहीं हो, ऐसा ना लगे कि रट के आ गए हैं जवाब, लेकिन ये हो कि आपके जहन में हो कि ये बात पूछी जाएगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। आप उसी वक्त खड़े होकर आंसर्स क्रिएट नहीं करें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, वो यहाँ पे बता दूँ कि आई गेस दूसरी विंडो पे या पहली विंडो पे वो ये भी पूछते हैं कि आपको किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है, या आपको कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत है यहाँ पे। तो आप जो है वो मैं मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा था मुझे इंग्लिश में इंटरव्यू देना है। अगर आपको इंग्लिश में देना हो तो इंग्लिश में दे दें, उर्दू में देना हो तो उनको बता दें, वो आपसे पूछेंगे। तो ये कोई नहीं होता कि उर्दू में देते हैं तो पास हो जाते हैं और उर्दू में ही आपका वीज़ा अप्रूव होता है, या इंग्लिश में देते हैं तो ही वीज़ा अप्रूव होता है। वीज़ा अप्रूव होने का ताल्लुक लैंग्वेज से बिल्कुल भी नहीं होता। वो आपको जो कन्वीनियंट हो, जिसमें आप सही बात कर सकें, टू द पॉइंट बात कर सकें। और ये भी हाँ याद रखिए कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दें, जितनी बात पूछी है उतनी बात बताएं। अगर वो आपसे आगे पूछे तो बता दें, यानी आंसर सही से दें, लेकिन ऐसे नहीं दें कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल्स दे रहे हैं, क्योंकि आप अगर बिला वजह की डिटेल्स देंगे तो फिर आप वो उसी में से फॉलो अप क्वेश्चन निकालेंगे कि हाँ ये भी बताएं, फिर ये भी बताएं। तो आपको जैसे पूछा है उतने का जवाब दें। तो मैं आपको मॉक इंटरव्यू करके दिखाती हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ था। Good morning, Armacha Khan. How are you? Please take a seat. Yeah, I'm good. How are you today? So, who's your petitioner, and can you please spell their name? My petitioner is my spouse, ABC Khan, and I spell it with ABCKHAN. Can you please tell me where does he live? He lives in ABC Town, Georgia, United States. And do you know his address? Yeah, ABC Street 3054, Georgia, Michigan. And do you know his phone number? Yeah, it's 0900786601. Can you tell me where does he work? He works at ABC Automotives. Can you tell me what his job title or description is? Yeah, he is a senior telecommunication analyst. Chale. So, what must he be doing right now? So it must be the night time in US, and it's like already 11 o'clock, so he must be getting ready for bed. Usually he does that at this time. So, what are some of his hobbies? Yeah, his hobbies, like he's very much into aviation and knowing about the planes and reading about it. Also, he's into cricket and tennis. So, coming to his family, can you tell me some details, some information about his family? Who does he live with? Yeah, so he has like 6 family members, 2 brothers and 3 sisters, and he lives with them, and they all live together. So,
I'd please like some more information about his family. Can you provide some? Yeah, his father is an engineer and his mother, she's a housewife. She lives at home. One of his sisters is a doctor, and the other younger siblings, they all study. So, Mrs. Ramsha, if we approve your visa here today, for instance, have you guys discussed when are you planning to move to the US? What are your plans? So once I get my visa, I'm planning to like move in mid-January, because I would be needing 2-3 weeks for preparation and getting my ticket done, and then I'm planning for mid-January. So, as a follow-up, once you are in the US, what are your plans to do there? So as you know, like we have been living apart, me and my husband, for the last 2 years. So I do have plans to study there and stuff, but initially I want to start a new married life with him. I want to settle with him because we've been living apart, as you know, and visa process took a lot of time. So yeah, first priority is to just start a new life with him, and then later I do have plan to study and work as well. So, coming to the topic of your marriage and wedding, I'd like to ask, how did you two meet? So we knew each other through families. It was an arranged marriage. So, coming to the topic of wedding, can you tell me some details? How was the wedding? How was the occasion? How many guests were there? Yeah, so our wedding happened like during the daytime, and it was an event of over like 200 people. All were family and friends, and it was in ABC Banquet in Karachi. And would you have some photographs of your wedding? Yeah, of course, I have it in this album. Would you like to see them? No, you can keep them. Thank you. So, looking at some of the documents and pictures you've uploaded here on the CEAC website, when did you last meet? How was the trip? And where did you guys go? Yeah, so these pictures are from our trip to Dubai, and we went there last year. My husband came from US and I went from Karachi, and we stayed there for 18 days from October 5th till October 23rd. Well, Mrs. Ramsha Khan, thank you for your answers and for answering all my questions. I'm happy to report that we will be issuing your visa today, and we are going to be keeping your passport with us and mailing it to you once the visa is processed. Thank you again. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपने देखी जो मैंने ये मॉक इंटरव्यू करके एक कोशिश की कि हम दोनों ने मिलके कि आप लोग को इससे आइडिया हो सके और आप देख सकें कि किस तरह जो है ये इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, किस तरह ऑफिसर पूछता है। और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्योंकि मैं इंटरव्यू दे रही थी, लेकिन फिर भी मैं उसी जोन में चली गई थी जब इंटरव्यू देते हैं और आप नर्वस भी फील कर रहे होते हैं और आप सोच के भी आंसर दे रहे होते हैं। तो इसी तरह होता है सबके पास साथ, एंड इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन अगर आप जेन्युइनली आंसर दे रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो मैंने कंपाइल किए हैं। ये जो मैंने बताई ये सिर्फ मेरे थे, वो इंटरव्यू क्वेश्चन मैं ये एक्स्ट्रा के बाद ऐड कर दूंगी ग्राफिक्स की सूरत में, आप उन्हें एक 1 बाय 1 देख सकेंगे। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो सारे क्वेश्चंस ऐड कर दूंगी। आपसे, मेरे तमाम ऑडियंस से, देखने वालों से अगर कोई क्वेश्चन पूछा हो जो मैंने उसमें शेयर नहीं किया हो तो ज़रूर मुझे कॉमेंट में बताइएगा, ताकि बाकी लोग उससे फ़ायदा हासिल कर सकें और उनको हेल्प हो सके। कोई भी मुझसे इस वीडियो में गलती हो गई हो, कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो तो उसके लिए बहुत सॉरी। और जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, ये सब रिसर्च बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं। आई होप इनसे आपको बहुत फ़ायदा हुआ हो। अपना ख्याल रखिएगा बहुत, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।